हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में आज आपका स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से एक नए कॉपी के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कई कॉपी का विश्लेषण कर चुके हैं और ये कॉपी जिनका है उनके बारे में आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको पता है। ये कॉपी जिनका है उनका नाम नीरज कुमार है। नीरज जी जो कि बीपीएससी 67 में, नीरज जी का बीपीएससी 67 में पुराने स्टूडेंट को पता है कि ये असिस्टेंट प्लान ऑफिसर बन चुके हैं और इनके पहले भी हम लोग इनके कई कॉपी को देख चुके हैं और इनके कॉपी के माध्यम से हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार का ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ में ये भी समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आंसर राइटिंग एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। वे स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग में डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो उनके लिए उनकी ये कॉपी का जो अभी ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं इनके कॉपी को चेक करने का रेगुलर 1 by 1, तो ये कॉपी उनको एक प्रेरणा का कार्य करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट का आंसर राइटिंग एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है। आप सबको डीमोटिवेट नहीं होना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। आज का जो सवाल है, हाल फिलहाल में समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद कुछ राजनीतिक आलोचकों ने इसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के विरुद्ध बतलाया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करते हुए समान नागरिक संहिता एवं देश की विविधता के मध्य प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन ये जो जिस टॉपिक पर क्वेश्चन है ये अभी बहुत हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में, यहाँ यूके का मतलब उत्तराखंड है, कोई यूनाइटेड किंगडम ना समझे, उत्तराखंड में के विधानसभा में समान नागरिक संहिता को लेकर के विधेयक पारित हो चुका है और ये देश का पहला राज्य है जहाँ की समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हुआ। इससे पहले गोवा में जरूर था, लेकिन वो पुर्तगाली के समय से है। स्वतंत्र भारत का ये पहला राज्य है और भी कई स्टेट है जहाँ की इसका प्रयास किया जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो इनको लेकर के दो राजनीतिक विचारधारा है। एक राजनीतिक विचारधारा है जिनका मानना है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि जब देश एक है, लोग एक हैं, तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। दूसरा पक्ष है जिनका यह मानना है कि नहीं, इसको लागू करने से जो अल्पसंख्यक है उनके कल्चर, उनका सिक्योरिटी है, उस कल्चर को लेकर के, उनके लैंग्वेज को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर के वो खतरे में पड़ जाएगा। तो अब हम लोग कॉमन सिविल कोड का पहले समझते हैं, इसके बारे में संक्षेप में, फिर नीरज जी का कॉपी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, कॉमन सिविल कोड के बारे में अगर हम लोग समझें तो कॉमन सिविल कोड का वर्णन कहाँ है? संविधान में। कहाँ पर है? आर्टिकल 44 में। ठीक है, आर्टिकल 44 में क्या कहता है कि राज्य ये प्रयास करेगा समान नागरिक संहिता लागू हो, प्रयास करेगा। अब इसको लेकर के दो विवाद है। जो इसके पक्ष वाले लोग हैं उसका कहना, भाई ये तुमको कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे रहा है कि राज्य ये प्रयास करे। अब जो विरोध वाले लोग हैं उनका कहना है कि आखिर संविधान बनाने वालों ने इसे लागू क्यों नहीं किया, क्यों वो जो है, क्योंकि उसको भी इसमें खतरा नजर आया इसलिए लागू नहीं किया, ये प्रयास पे छोड़ दिया। तो अब बात है क्या कि हम लोग आखिर वास्तविक बात क्या है? तो यदि नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद के कुछ लेटरों का अध्ययन किया जाए तो उनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि संविधान बनाने वालों ने बहुत सारी चीज़ों को उन लोगों ने जानबूझ करके छोड़ दिया था। वो छोड़ दिया था कि जब संविधान लागू हो और जनप्रतिनिधि जाए, जो हमारे अपने जनप्रतिनिधि, क्योंकि संविधान सभा में जो थे वे तो संविधान बनाने के लिए आए थे। उस समय जब संविधान सभा बना, देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो उनका मानना था कि जब देश आज़ाद हो गया, अब जब संविधान लागू होगा और
वास्तविक जनप्रतिनिधि से मेरा तात्पर्य है कि नए संविधान के अनुसार जब पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजेगी, वो रिप्रेजेंटेटिव तय करेगी कि कॉमन सिविल कोड लागू हो या ना हो। क्योंकि जब संविधान सभा बना और उसमें जो प्रतिनिधि गए वो उपयुक्त नहीं थे। एक तो उसको डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना गया था, उसको प्रतिनिधि के प्रतिनिधि कह सकते हैं। दूसरी बात, जो उसमें जो चुने थे जिन लोगों ने, वो भी सार्वभौमिक तरीके से नहीं थे। कुछ ही लोगों को अधिकार होता था उस समय वोटिंग करने का, पता है। तो उन लोगों का मानना था कि हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ चीज़ों का, जैसे बहुत सारे संविधान में से टर्म्स है जिनका परिभाषित नहीं किया गया, जिनको डिफाइन नहीं किया गया। इसका रीज़न यही था कि उन लोगों ने इसे भविष्य के लिए छोड़ा कि जब जनता का, जब सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा समस्त जनता मिल करके, एक एक जनता, ना कि कुछ सेपरेट जनता, समस्त नागरिक मिल करके जब अपने अपने प्रतिनिधि संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि हाँ उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है। उसके बाद इस पर सोचा जाए कि ये सब कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी कि संविधान बनाने वाले भी इस बात को लेकर के थे कि नहीं, समान नागरिक संहिता होना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से विश्लेषण के बाद, केवल ऐसा नहीं कि कानून आया उसके बाद संख्या उसको बिना चर्चा का बस साइन हो गया, पास हो गया, नहीं। जो प्रतिनिधि है, अब वो किसी भी पार्टी का हो, वो अपना अपना क्षेत्र का बताए कि हाँ हमारे क्षेत्र में इसको लेकर क्या विचार है, क्या वहाँ समस्या है, फिर सरकार उस पर कानून बनाए। तो उन लोगों का ये मानना था, यानी कि वो लोग भी इसके विरोध में नहीं थे। बस उनका मानना था कि इस पर खुलकर चर्चा हो, उसके बाद न्यायालय पर में भी चर्चा हो, यानी कि सारे पक्षों का बात सुनने के बाद ही कानून बने। उन लोगों का अपना मानना था। और छोटे और जितने प्रतिनिधि है वो लोग अपने बात रखें, तो वो एक अलग ही विषय हो गया। दूसरा क्या था इसको लेकर के कि जैसे कि कुछ लोगों का मानना है संख्यकों का कल्चर, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है? मान के चलिए समान नागरिक संहिता लागू हुआ, तो समान नागरिक संहिता में मान के चलिए मैरिज एक्ट लगता है, तो मैरिज एक्ट अब सबके लिए एक समान लागू होगा। तब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर किसी को एक ही विधिवत तरीके, यानी कि आपको विवाह हिंदू तरीके से करना है, इस्लामिक तरीके से करना है, क्रिश्चियन तरीके से करना है, सिख तरीके से करना है, या फिर कोर्ट मैरिज करना है, ये आपका अधिकार बना हुआ है। आप कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सब। लेकिन जो मैरिज एक्ट है अब वो एक समान लागू होगा। यानी कि अगर जैसे कि अभी इंडिया में कानून है लड़की का विवाह जैसे मान के चलिए 18 वर्ष, तो अब आप किसी भी धर्म का है आपको 18 वर्ष वाला ये मान्यता होगा। जैसे भी असम में भी क्या हुआ, वहाँ पर अभी मुस्लिम तलाक और मैरिज एक्ट को वहाँ चेंज किया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि जो बाल विवाह पर रोक लगाया जा रहा है, यानी कि अब वहाँ भी क्या है कि अब मुस्लिमों में भी अगर 18 साल से कम उम्र में यदि शादी कराया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये लागू होगा। अब शादी आप मंदिर में कराए, मस्जिद में कराए, पंडित से कराए, काजी से कराए, किससे कराए, सरकार को उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। वो आपका अपना मौलिक अधिकार है कि आप किस तरीके से आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप कोर्ट में जाके करना चाहते हैं, चलिए हम कोई धार्मिक तरीके से नहीं, हम सीधा भारत के संविधान के समक्ष जाकर कर रहे, न्यायपालिका के समक्ष जा, वो आपका अपना अधिकार है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं ले सकता। अगर वो ले रहा है तो वो आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो ले ही नहीं सकता है। लेकिन जो मैरिज एक्ट है वो सब पर लागू अब एक समान होगा, यानी कि अगर 18 वर्ष अगर लड़की का विवाह का न्यूनतम आयु किया गया तो आप किसी भी धर्म के हैं तो वो होगा। तो ये तो कोई गलत नहीं है, ये किसी धर्म का या किसी भी व्यक्ति का कल्चर को नुकसान नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है कि जिसके कल्चर में बाल विवाह को प्रोत्साहन देता हो। किसी भी धर्म को अगर हम अध्ययन करें तो कहीं नहीं ऐसा कि नहीं आपका बाल विवाह अनिवार्य है। बाल विवाह ये तो एक कुप्रथा में माना जाता है, किसी भी धर्म का हो। तो एक ये हो गया। उसी प्रकार जैसे कि वेशभूषा को लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि नहीं उसमें समान नागरिक संहिता में अब वेशभूषा पर होगा। हाँ, अब कहाँ पर होता है, जैसे स्कूलों को लेकर के विवाद है
कि अभी जैसे स्कूल में लेकर के बहुत सारे राज्यों में विवाद हो रहा है कि कुछ बच्चों का कहना है कि हम बुर्का पहन कर आएंगे और हम स्कूल ड्रेस नहीं पहनेंगे, हम बुर्का ही पहनेंगे। तो देखिए बुर्का का मकसद क्या होता है, आपको अपना चेहरा को प्रोटेक्ट करना। तो आप स्कूल ड्रेस के साथ आप अपना चेहरा को प्रोटेक्ट करें, आप स्कूल ड्रेस भी पहने, उसके साथ आप चेहरा प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी थोड़ी होता है आप तो रुमाल से भी कर सकते हैं, मास्क से भी कर सकते हैं। चेहरा ही कवर करना है ना, तो आप मास्क से भी कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आप ये किसी भी कल्चर का पहले उसका वैज्ञानिकता को समझने की ज़रूरत है। बुर्का का मकसद क्या होता है, अपने चेहरे को, फेस को प्रोटेक्ट करना, उसको कवर करना। तो कवर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि हमको एक ही है, हम कोई भी ड्रेस पहने, मास्क पहन लिए, मेरा चेहरा का फुल मास्क पहन लिए तो चेहरा क्या हो गया, कवर हो चुका है। यानी आप स्कूल ड्रेस के, अब एक स्कूल ड्रेस में यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि नहीं स्कूल ड्रेस ऐसा है जो सही नहीं होना चाहिए, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा ड्रेस पहना रहा है जो कि आपको लग रहा है कि ये अनकम्फर्टेबल है, तो उसकी शिकायत होनी चाहिए और वो बिल्कुल वो सभी के लिए चेंज होना चाहिए। तो अब केवल ये कह के कि नहीं चूंकि मेरा ये धर्म है और मेरा ये कल्चर है इसलिए हम स्कूल ड्रेस ना पहन करके यही पहनेंगे, तो ये हो गया राजनीति। ये वास्तव में क्या राजनीति है, समस्या पर विवाद को बढ़ाना या समस्या खड़ा करना। क्योंकि इसका तो सिंपल है, बुर्का का मकसद होता है चेहरे को प्रोटेक्ट करना। चेहरा को कवर आप मास्क पहन के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है। अब उस समय मास्क सिस्टम नहीं था तो उस समय वही बनाया गया। तो ये तो अपना सोच की बात है। तो अब स्कूल है, तो स्कूल अब मान के चलिए कि जैसे अगर हम लोग आप गुरुद्वारा जाए, आप किसी भी धर्म के गुरुद्वारा जाने के बाद आपको ऊपर जो होता है जो सिख धर्म, यहाँ पर आपको सर पे रुमाल बांधना पड़ता है, तो वो उनका एक कोड है। अब मैं वहाँ जाकर कहूँगा नहीं हम सिख नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो सिंपल है कि आप जाइए ही मत। हर जगह का अपना एक कोड है। जैसे अब किसी के घर में आप जाते हैं तो वहाँ नियम है क्या कि किसी के घर में कि नहीं आपको जूता चप्पल बाहर खोल कर जाना है, तो आप बाहर खोल के जाइए, आप कहिए कि हम नहीं उतारा, आप उसके घर पे मत जाइए। वो एक कोड होता है, एक सिस्टम है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कॉमन सिविल कोड को लेकर कि जो आर्ट एंड कल्चर, जो किसी का कल्चर को, किसी के उसके लैंग्वेज को, उनको अनसिक्योर कर रही है, तो मुख्य रूप से यही है, ऐसा कुछ है नहीं। किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो होगा किसी भी कानून के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 13 में स्पष्ट है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कानून अपने आप इनवैलिड हो जाएगी, इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कल्चर को, आप किसी के भी कल्चर को समाप्त नहीं कर रही है। वास्तव में कल्चर के वैज्ञानिकता का जो है समझने की ज़रूरत है। हर धर्म का जो कल्चर होता है उसका कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिकता होती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर चाहे इस्लामिक हो या क्रिश्चियन हो, जो भी कल्चर बनती है उसमें एक वैज्ञानिकता छुपा हो, तो उसको समझने की ज़रूरत है। यदि उसको समझ ले तो फिर विवाद होगा ही नहीं। तब हम लोग नीरज जी का कॉपी देखते हैं। नीरज जी लिखे हैं, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 द्वारा निर्देशित एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ऐसा कोई है नहीं भाव। अब उत्तराखंड में जो होगा तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए होगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार, हाँ भारत सरकार लाएगी तो वह पूरे भारत के लिए होगी। तो यहाँ सीधा था कि राज्य जो होंगे सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये लिखने थे। ठीक है, अब है इसका उद्देश्य अलग अलग व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक कानूनों के स्थान पर संपूर्ण देश में एकीकृत कानून की स्थापना करना है, परंतु कुछ आलोचक इसे अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण मानते, जबकि समर्थक, यहाँ जबकि के बाद, जब है के बाद पूर्ण विराम नहीं देना था, सीधे देना था कॉमा दे के। जबकि समर्थक राजनीतिक विद्वानों का मानना है कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन नहीं होगा। उपरोक्त संदर्भ में समान नागरिक के कानूनों का निम्नलिखित प्रभाव संभव है: कानूनों का सरलीकरण, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा, लैंगिक न्याय, संसद को कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, सामुदायिक स्तर पर
संवेदनशील वर्ग का संरक्षण। अब इसका व्याख्या देखते हैं, क्या व्याख्या किए हैं नीरज जी। कानूनों का सरलीकरण। समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत, तलाक एवं उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को बढ़ावा देगी। यह धार्मिक प्रथाओं एवं विभेदित नियमों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रवर्तन करेगी। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि धार्मिक प्रथाओं का एक समान, फिर बात तो वही हो गई, जिनका जो धार्मिक प्रथा है यदि वो किसी व्यक्ति के मानव को, यानी वो मानवता का हनन नहीं कर रही है, मौलिक अधिकार हनन नहीं कर रही है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है, तो उस पर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। धार्मिक प्रथा जिसका है वो आप मानो, बस जो कानून बनेगी वो एक समान होगी। जैसे पता विवाह का, अब है क्या कि विवाह होगा तो सभी धर्मों में एक समान आयु रहेगा, प्रॉपर्टी को लेकर के सभी के लिए एक समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आप फलना धर्म के हैं तो आपको ज़्यादा छूट मिलेगा, या फिर वो उस धर्म का है तो उसको कम छूट मिलेगा। किसी को 21 साल 18 साल या किसी को 15 साल में शादी करा सकता नहीं। तो इसलिए बाकी आपको जिस प्रथा से जिसको विवाह करना है, किसी को हिंदू प्रथा से करना, किसी को इस्लामिक प्रथा से करना, वो बिल्कुल कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो ये वाले पॉइंट का इन्होंने जो डिफाइन किया है ये थोड़ा सा इनका स्पष्ट नहीं है। लैंगिक न्याय। समान नागरिक के कारण व्यक्तिगत अथवा संयम अस्तित्व में नहीं रह जाएंगे, जिससे लैंगिक विषमता एवं पक्षपात से निपटकर लैंगिक न्याय को मजबूत किया। जैसे वही बात हो गई कि मान के चलिए कि किसी इसमें लैंगिक न्याय के जगह होना चाहिए यहाँ पर कि महिलाओं को सुरक्षा यहाँ पर, या फिर कुप्रथाओं को धर्म के नाम पर कुप्रथाओं का अंत, या फिर एक समान लैंगिक कानून। जैसे यानी कि अब सभी धर्मों में किसी भी जो भी कानून बनेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक लिंग पर, जैसे महिला को लेके कानून बनेगा मान के जाए, तो हर धर्म के लिए बन जाएगा। वैसा नहीं कि किसी धर्म की महिला के लिए को जो होता है उसके लिए बाल विवाह का रोक लग रहा है, लेकिन किसी धर्म की महिलाओं पर नहीं रोक लग रहा और वहाँ पे कंटिन्यू है। तो ये पॉइंट भी देने पर इनका थोड़ा सा अस्पष्टता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार। अभी तक संसद किसी भी व्यक्तिगत, सामुदायिक अथवा धार्मिक कानूनों को नियमित नहीं कर सकती। समान संसद को यह पद देगी कि संसद देश की एकता संपन्न रखकर इन विषयों पर भी कानून बना सकेगा। ये भी पॉइंट इनको धार्मिक कानूनों को नियमित नहीं कर सकती है, ये भी स्पष्ट नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे राज्यों में अगर संसद नहीं कर रही है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत समस्या है, मतलब वो कहीं ना कहीं अपना एक राजनीतिक लाभ के कारण। अब जैसे उदाहरण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट है कि आपको गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं की जो उसका जो हत्या को निषेध करना। कुछ राज्यों में ये कड़े कानून है, संसद द्वारा मांग हो रहा है कि कुछ लोगों द्वारा कि संसद भी ये कड़ा कानून बनाए, इस पे संसद नहीं बना रही है। तो नहीं बना रही है तो उनका एक अपना एक व्यक्तिगत का, उनका एक अपना कह सकते सरकार का अपना जो होता है अपना राजनीतिक लाभ देख के नहीं बना रही है, या फिर राजनीतिक उसको कहीं ना कहीं वो मजबूरी भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कानून अगर संविधान को लेकर के बनाए तो वो उसमें, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, ये तो मुफ्त में इसको एक राजनीतिक विषय बना दिया गया है या धार्मिक विषय बना दिया गया, बल्कि इसका कोई संबंध है नहीं किसी गाय या किसी भी दुधारू नस्ल के जो पशु की हत्या पर रोक लगाना किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब संसद नहीं कर रही है तो वो उनका अपना राजनीतिक लाभ के कारण, तो इसलिए ये पॉइंट भी इनको ऐसा कोई ये है नहीं। इसमें जो पॉइंट देना चाहिए था, यहाँ पॉइंट देना था कानूनों को लेकर के विषम जो होता है, कानूनों को लेकर के विषमता का अंत। क्योंकि अभी के कुछ लोगों को लगता है मेरे लिए ये कानून है उसके लिए नहीं है,
मेरे लिए, हमारे समुदाय के लिए कानून है, उसके लिए उसको छूट है, तो उसको एक मन में जो ये विषमता है वो अंत हो गया। ठीक है। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा का बढ़ावा। महिलाओं को सुरक्षा का मतलब यही हुआ कि जैसे बाल विवाह है उसका रोक लग गया, तो इससे क्या होगा कि अब कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ की अभी भी बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु में शादी कराया जा सकता है, तो वहाँ हो भी रहा है। और उनके जिससे क्या हो रहा है कि उस वर्ग के महिलाओं को पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा का में उसका नुकसान उठाना पड़ता, तो वो बढ़ावा मिलेगा। जब शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा तो वो भी क्या होगा, सामाजिक रूप से मजबूत होगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होगी। तो इससे क्या होगा, महिलाओं को इसलिए कहा गया सुरक्षा बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा हम लोग इसमें दे सकते हैं कि राजनीतिक विवाद का अंत। राजनीतिक विवाद जो बना हुआ है इसका भी अंत होगा। ठीक है। अखंड एकता व बंधुत्व को बढ़ावा। जब मन में कुछ द्वेष ही नहीं रहेगा कि उसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि एकता का भाव बढ़ेगा, बंधुत्व की भावना बढ़ेगी। तो ये सब पॉइंट इसमें इनको, नीरज जी को देना था। ठीक है। जैसे संवेदनशील वर्ग का संरक्षण, ये पॉइंट इनका सही है, संवेदनशील वर्ग का संरक्षण होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट इनका सही है। अब चलते हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यक वाले पॉइंट में क्या है। समान नागरिक संहिता के उद्देश्य पर कुछ राजनीतिक आलोचकों ने अल्पसंख्यकों को संवैधानिक विशेषाधिकार प्रतिक्रमण को लेकर निम्नलिखित चिंताएं जाहिर की है। अधिकतर सिविल मामलों में पहले से विद्यमान संविधान के संवर्ग में व्यक्तिगत कानून का अतिक्रमण, पंथ निरपेक्ष राज्य को व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आलोचकों का मानना है कि भारतीय कानून सिविल मामलों में अधिकांशतः समान नागरिक संहिता का ही पालन करते, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल विक्रय अधिनियम इत्यादि। आलोचक ये तर्क देते हैं कि व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया था। संसद को व्यक्तिगत कानून पर नियम बनाने का अधिकारिता प्राप्त नहीं है। समवर्ती सूची पे तो ऐसे दोनों को प्राप्त है, राज्य को भी, केंद्र को भी। तो यहाँ आलोचकों का ये पॉइंट उतना दमदार नहीं है। कुछ राजनीतिक आलोचकों का ये तर्क है कि पंथ निरपेक्ष राज्य को व्यक्तिगत या सामुदायिक कानून में हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि ये संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों की प्रदत्त निम्न अधिकारों का हनन होगा। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, ठीक है, 30 भी होंगे। तो देखिए इसमें फिर वही पॉइंट आ गई कि आपको धर्म को लेकर के किसी के कल्चर पर अटैक नहीं है। यानी कि कॉमन सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो व्यक्तिगत आस्था है उसको समाप्त हो जाए। यानी अब आपको भी किसी एक ही धर्म मानना है या फिर आपको विवाह वगैरह एक ही प्रथा से होगा, बिल्कुल जिसका जो है मानना, लेकिन कानून जो लागू होगा सब पर एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान के चलिए कि अगर किसी धर्म में जो होगी विवाह करने का आयु जो है 18 है, किसी में 15 ही है, किसी में बाल विवाह कराने पे सजा है, किसी में नहीं है। ये चीज़ नहीं हो सकता है। किसी धर्म में जो होगा कि आपको जो होता है तलाक को लेकर के कुछ अलग कानून है, डाइवोर्स को लेकर किसी धर्म में अलग, ऐसा नहीं, जो होगा सब एक समान होगा। यानी कि अगर डंडा पड़ेगा तो सबको पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो किसी को नहीं पड़ेगा, ये चीज़ है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को हेतु संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, 28, 29, ठीक है, 30, ये सब की है अच्छी बात। अब है संविधान में वर्णित अल्पसंख्यकों के समस्त अधिकार उन्हें व्यक्तिगत या सामुदायिक विशिष्ट स्वतंत्रता पोषण के अवसर प्रदान करते। राजनीतिक समर्थन मानना है कि समान नागरिक इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा। सकारात्मक पक्ष, राष्ट्र एकीकरण, विभिन्न व्यक्तिगत एवं सांप्रदायिक कानून सांप्रदायिक को बढ़ावा देते, एकता और राष्ट्रीय चेतना का विकास। एकल पंथ निरपेक्ष कानून से राष्ट्र की एकता एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास संभव हो सकेगा। नकारात्मक पक्ष, देश की विविधता के विरुद्ध। आलोचक मानते हैं कि ये भारत का जैसे धार्मिक वाले देश के लिए उपयुक्त नहीं है। राष्ट्र सहमति का अभाव, सहमति बनना बहुत कठिन। निष्कर्षतः समान नागरिक संहिता की अवधारणा जहां देश में समान कानून की बात, तो वही इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार पर सरकार का अतिक्रमण बता रहे हैं। परंतु
वर्तमान परिदृश्य में इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि संसद ने अभी तक इस मसौदे को देश की पटल पर रखा नहीं। बस लास्ट पॉइंट इनका सबसे अच्छा पॉइंट है, ये जो लास्ट में पॉइंट दिया है कि जब तक आप संसद ड्राफ्ट नहीं लाती है, आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जो है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है, पहले लाने दिया जाए, उस पर चर्चा होगी। और यदि ऐसा कोई ड्राफ्ट लाती है और संसद जबरदस्ती पास भी करा देती है, मान के चलिए अपने संख्या बल के आधार पर, जो अल्पसंख्यकों के जो विरुद्ध यानी कि जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, तो उसके लिए फिर न्यायालय है, न्यायालय में उसका संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकार का। और जैसा आर्टिकल 13 में स्पष्ट है, कोई भी कानून क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा यदि वो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करती है। तो ये पॉइंट इनका सबसे बेटर है। हालांकि भारत में गोवा राज्य में समान पूर्व से ही लागू है, जिसके परिणाम देखते हुए अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड इस पर ड्राफ्ट लाने की बात कह चुके थे। इसमें से उत्तराखंड ला चुके हैं अतः और पारित हो चुके हैं। अतः आवश्यक है कि जनता को उचित माध्यम से जागरूक कर धीरे धीरे सभी व्यक्ति को यहाँ को होगा कानूनों का संहिताकरण कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। जैसा कि पहले ही बोले हैं कि राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब का जब लेटरों का अध्ययन करते तो उन लोग का भी यही कहना था कि कुछ चीज़ों को उन लोग जान के छोड़ दिए थे कि आगे के लिए अभी हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब जनता का प्रतिनिधि, जब सार्वभौमिक मताधिकार संविधान लागू होगा, सार्वभौमिक मताधिकार से प्रतिनिधि चुन, क्योंकि ब्रिटिश समय में सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता था, तो संविधान सभा में जो गए थे वह सभी व्यक्ति के मताधिकार से नहीं गए थे, उस समय लिमिट लोगों का था। तो कहा गया कि जब सार्वभौमिक मताधिकार से सब देश के सभी नागरिकों के द्वारा चुन करके जब उनके जनप्रतिनिधि आएंगे तो वो लोग चर्चा करें, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में लोगों से बात करें, समस्याएं, फिर जो करके कुछ कुछ कानूनों को वो लोग छोड़ दिए थे कि उस समय तय किया जाएगा कि समान नागरिक संहिता लाया जाए या नहीं लाया जाए, या लाया जाए तो किस तरह से लाए। यही वजह है कि संविधान में आर्टिकल 44 में कह दिया कि राज्य प्रयास करे, प्रयास करे, यानी आपको राज्य को ये भी नहीं कि आपको लाना ही लाना, थोपना है, लाना तो है। प्रयास का मतलब ये है कि सबको विश्वास में लेते हुए लाना है, सबको विश्वास में लेते हुए लाना है। और आपके जो प्रतिनिधि है, जो जनता के प्रतिनिधि है, उनसे चर्चा करके उनसे स्पष्ट होकर के लाना है कि किस तरह का लाया जाए या नहीं लाया जाए, जो भी है। तो ये है कॉमन सिविल कोड पर। तो आज का हम लोग देख रहे हैं कि बेशक नीरज जी का फिर देख रहे हैं कि इस वाले कॉपी में मिस्टेक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, जो आज ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ही टफ है, ये साधारण क्वेश्चन नहीं है। काफ़ी बहुत स्टूडेंट इस पर लिखने का हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी ये कुछ कुछ छोटा बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ाए, लेकिन बाकी इनका सब सही है। और काफ़ी ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक हार्ड टॉपिक में मान सकते हैं कि ये कोई इजी टॉपिक नहीं था इस पर लिखना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिनके बारे में बातें तो बहुत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है पता नहीं। तो इसको कहीं ना ये बहुत अच्छे तरीके से ज़मीनी स्तर से जोड़ने का प्रयास किया नीरज जी। तो इन पे जो इनको मार्क्स दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 10 में से 5.5। ठीक है, अगर ये बीच में जो कुछ 1-2 पॉइंट जो वो नहीं गड़बड़ाते तो इनको 6+ मिल सकते थे, लेकिन उनके कारण इनके मार्क्स कटे। फिर भी ये इतने हार्ड टॉपिक को, जो कि जिनके बारे में सिर्फ कल्पनाओं में ही सब कुछ है, जो भी इनके बारे में सुनने को है, तो ये कह सकते हैं कि हवा हवा ही है, लेकिन इसके बावजूद भी नीरज जी इनको बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन से जुड़ करके, ज़मीनी स्तर पर जोड़ से जोड़ करके लिखने का प्रयास किए, ये सराहनीय है। तो ये हम लोगों का आज का विषय था। तो इसके साथ ही ये आज का कॉपी समाप्त होता है। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉपी के साथ आएंगे, और वे स्टूडेंट जो कि डीमोटिवेट हो रहे हैं आंसर राइटिंग में, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आंसर राइटिंग रेगुलर प्रैक्टिस का, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते तो आपकी गलतियाँ कम होगी, और जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो आपका सिविल सर्विस प्रिपरेशन अधूरा है। आप चाहे कितना भी बार पीटी पास कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका आंसर राइटिंग कमांड
नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग करें। और कुछ स्टूडेंट है जो कि हम लोगों से आंसर मॉडल का डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ मैं सबको बता दूँ कि आंसर मॉडल से आंसर राइटिंग करना या ना करना इक्वल है, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनके बारे में पता नहीं है। अब जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन 67 में किसी और तरीका से इसी टॉपिक पर अब जो प्रैक्टिस कराया जाएगा तो उसका क्वेश्चन बदल जाएगा, अब उत्तराखंड को संदर्भ में रखते हुए कराया जाएगा, यानी कि वो चेंज हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा सिविल सर्विस में कल के, वहाँ पर किसी को पता नहीं है। तो बेटर है कि आंसर राइटिंग का मतलब होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, यानी कि आप में अपने आप में विकसित होना चाहिए कि आप खुद से लिख सके। तो टीचर की यहाँ भूमिका यह है कि जो आप लिख रहे हैं टीचर उस पर ये सिर्फ आपको गाइड करे कि आपका क्या सही लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा रहा, प्रस्तुतिकरण में क्या गलतियाँ, जैसे हम लोग कॉपी विश्लेषण में भी कर रहे हैं, किन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप टीचर का लिखाया हुआ नोट को ही आप घुमा फिरा कर लिख रहे हैं या रट कर लिख रहे हैं तो वो लिखना ना लिखना बात बराबर है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप लोग आंसर राइटिंग खुद ही प्रयास करें लिखने का। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉपी के साथ आएंगे। धन्यवाद।